हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। आजकल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज चल रही है। आज बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सूडो फोर्स का और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सारी बातें समझाना स्टार्ट करता हूँ बिना कोई टाइम किल किए हुए। हेडिंग लगाइए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर 15, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स। ठीक है, चलिए मैंने कुछ चीज़ों को लिख के रखा है। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको एक शब्द में बता दूं मैं, आप पहले ज़रा समझ लीजिए। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है वो तो मैं अभी क्लियर करता हूं तुम्हें। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये असल में ऑब्जर्वर की पोजीशन होती है, ऑब्जर्वर का स्टेट होता है जहां से वो किसी को देख रहा होता है। इट इज स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बड़े ध्यान से देखना, ये हमारा ग्राउंड क्या होता है, इसको लेते हैं रेफरेंस। ये रेफरेंस है, अभी सब समझ में आएगा। मतलब ये है कि किसी भी फ्रेम को हमको डिफाइन करना है कि वो मूविंग फ्रेम है कि रेस्ट वाला फ्रेम है या वो घूमने वाला फ्रेम है, वो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होगा। इसका मतलब क्या, जरा समझिए, इसको लिखिए, इतना लिखिए, लिख लिया। इसका मतलब देखिए ये है कि जैसे मान लीजिए आराम आराम से समझिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली है। तो देखिए, ये ट्रॉली का स्टेट क्या है, इन सब के ऊपर एक एक ऑब्जर्वर बैठा दो। ये बैठा दिया मैंने, एक ऑब्जर्वर यहां हर जगह बैठा दो। तीनों पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो जैसे मान लिए अब इनके स्टेट को हम चेक करें, तो ये जो भी हम स्टेट बोलेंगे कि मूव कर रही है ट्रॉली या रेस्ट में, तो वो एक ऑब्जर्वर इनको ग्राउंड वाला देखेगा। ये है ग्राउंड, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर। और यही ऑब्जर्वर, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर ही किसी भी फ्रेम के लिए क्या होता है, रेफरेंस होता है। ये रेफरेंस फॉर अ फ्रेम, रेफरेंस फॉर अ फ्रेम। कोई भी फ्रेम जो डिफाइन होगा वो इसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा, यही बताएगा। जैसे मान लो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में हो सकता है, इसके रेस्पेक्ट में ये वी नॉट से मूव कर रहा हो, तो जो वी नॉट है वो इसी के रेस्पेक्ट में। क्योंकि देखिए, अगर कोई ऑब्जर्वर वी नॉट से ही साइकिल पर दौड़ने लगे तो उसके लिए ये ट्रॉली रेस्ट में आ जाएगी, और जो साइकिल पर दौड़ रहा होगा उसके लिए ट्रॉली किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। इतना रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हो। पर जो भी फ्रेम की हम बात कर रहे हैं वो हम ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर के लिए ही डिसाइड करेंगे, जिसको हम क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। और हम इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए कह रहे हैं ये ट्रॉली किस में, रेस्ट में। इसको फ्रेम में ए कह रहा हूं, इसको मैं बी कह देता हूं। तो बताइए, जो बी वाला ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, वी नॉट की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसका स्टेट ये है। मान लीजिए ये एक्सीलेशन से चल रहा है, ए नॉट से, तो ये जो फ्रेम है ये ए नॉट से दौड़ रहा है। तो ये तीनों फ्रेम अलग अलग हैं। ये रेस्ट वाला फ्रेम है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और कुछ नहीं भी दिया हो तब भी हम जितनी भी बात करेंगे फ्रेम को लेके, वो सारी बात करेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी अन्य ऑब्जर्वर की क्या सिचुएशन है, वो मूव कर रहा है रेस्ट में, एक्सीलरेशन में, घूम रहा है, क्या कर रहा है, वो हमको देखना होता है। तो ये फ्रेम इसके रेस्पेक्ट में क्या है बताइए, कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला ऑब्जर्वर है। ये फ्रेम बताइए क्या है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है। क्योंकि देखिए, अगर कोई साइकिल पे ए नॉट से ही दौड़ने लगे तो उसके लिए रेस्ट में आ जाएगा, पर हमें उससे नहीं देखना है, हमको देखना है ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से। बहुत ही बेहतरीन बातें बताइए, जरा इनको देखिए तब तक। एक नंबर बातें हैं।
इतना चेक करो पहले। तो कोई भी फ्रेम जो डिफाइन होता है, इसको फ्रेम कहते हैं, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या करेंगे, ये किसी को देखेंगे, मान लो यहाँ पे एक उड़ती हुई चिड़िया है, तो इसको ए ने भी देखा, इसको बी ने देखा, इसको सी ने देखा। तो अब हम कहेंगे कि जो चिड़िया को देखा गया है, ए ने देखा है, तो हम कहेंगे चिड़िया इज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ये बोलेंगे। यहां पर क्या बोलेंगे, चिड़िया इज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर हुआ। यहां पर क्या बोलेंगे इसके सी के लिए कि बर्ड इज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद एक्सीलरेशन। तो ये मैंने बताया। अब ये ऑब्जर्वर हैं, इन्हीं की हम बात करेंगे, इन्हीं को मैं क्या कर रहा हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो स्टेट होता है वो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, जिसको हम क्या ले रहे होते हैं, रेफरेंस ले रहे होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। इतना करिए। तो नट सेल में बात ये हो गई कि कोई भी जो फ्रेम होता है वो किसके रेस्पेक्ट में, उसकी सिचुएशन देखनी है, उसका स्टेट देखना है ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर जो चिड़िया को ऑब्जर्व कर रहा है वो रेस्ट में, ये ऑब्जर्वर जो चिड़िया को ऑब्जर्व कर रहा है वो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, और ये ऑब्जर्वर सी जो चिड़िया को ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूविंग विद a नॉट। प्लीज बहुत ही बेहतरीन पॉइंट से स्टार्ट किया हूं, दिमाग में ले लेना, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए जरा, तो मैंने देखो लिख रखा है, तो रीजन और जोन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फॉर पैरामीटर्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो ये जो फ्रेम मैंने अभी आपको बताए, ये फ्रेम, ठीक है, ये फ्रेम, इनके रेस्पेक्ट में हम किसी अन्य ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। और पैरामीटर्स ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन, वेलोसिटी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और टाइम, जिसमें आपको पहले ही बता दूं जो टाइम होता है ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। और ये आपके एक्सीलरेशन, वेलोसिटी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये क्लियर हो गया फ्रेम क्या होता है और किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है और क्यों डिफाइन किया जाता है। तो फ्रेम होता है ऑब्जर्वर की स्टेट, जहाँ से वो ऑब्जर्वेशन करेगा, और उसको हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। मतलब फ्रेम को डिफाइन करने के लिए ग्राउंड क्या है, हमारा रेफरेंस है। और किसके लिए डिफाइन किया जाता है, मोशन के पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। क्लियर है, तीन बातें आपको। अब देखिए, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो दो तरह का होता है बेटा, यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं इसको कहता हूं IOF, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या IF कह दो केवल, IF इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसको मैं कह देता हूं NIF, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो देखो एक शब्द में अगर मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं तो सुनना ध्यान से, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है तब तो वो कैसा फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। प्लीज ध्यान से सुनना। और अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर एक्सीलरेशन जीरो के साथ मूव कर रहा है या रेस्ट में, या एक्सीलरेशन जीरो है, तो वो फ्रेम कैसा होगा, फिर इनर्शियल फ्रेम होगा। तो मैंने एक ही शब्द देखिए लिखा है, ध्यान से देखिए कि इनर्शियल फ्रेम के लिए लिखा है इट इज नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इट इज एक्सीलरेट, और ये जो होता है नॉन इनर्शियल, ये होता है एक्सीलरेटेड फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मतलब है इसका, जरा समझिए, देखिए बहुत ध्यान से सुनना। देखिए जैसे ये ऑब्जर्वर है, इस ट्रॉली पे बैठा हुआ है, ब्लॉक पे बैठा हुआ है, प्लीज ध्यान से सुनना, एक एक बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ध्यान से देखना, ये तो रेफरेंस हो गया, ये तो क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। इसी के रेस्पेक्ट में कोई भी फ्रेम डिफाइन होता है। अब देखिए मान लीजिए ये ऑब्जर्वर, अब ये फ्रेम एक ये फ्रेम है,
और इन दोनों ने एक चिड़िया को ऑब्जर्व किया, इसने भी ऑब्जर्व किया, इसने भी ऑब्जर्व किया। अब मान लो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, और ये जो ऑब्जर्वर है ये मान ली ए नोट से दौड़ रहा है, ए नोट से। तो अब देखिए एक शब्द में ध्यान रखना, बार बार मैं यही बोलूँगा और सुन लीजिए, बहुत आसान बातें हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब नॉन एक्सीलरेटेड, उसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। और नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम, बस एक ही शब्द है। इनर्शियल का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर के पास एक्सीलरेशन नहीं होगा, और नॉन इनर्शियल का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर के पास एक्सीलरेशन होगा। दो शब्दों का खेल है बाद बाकी, ठीक है। तो अब बताइए जरा, अगर हम इसकी बात करें तो बताइए ये कैसा फ्रेम होगा। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ। अब देखिए, अब लिखने को तो लंबा लंबा लिखा जा सकता है, पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जर्वर के पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। तो ए कैसा फ्रेम है बताइए, सॉरी इनर्शियल, एक्सीलरेशन नहीं, इनर्शियल फ्रेम। और इसके पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन है, इसलिए बताइए बी कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, NIF, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है, एकदम क्लियर, उतार लीजिए पॉज करके। अब देखिए एक्सीलरेशन का मतलब जरा समझ लीजिए। एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज का मतलब आइदर इन मैग्नीट्यूड, आइदर इन मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक, आइदर इन डायरेक्शन ओनली, आइदर इन डायरेक्शन ओनली। इसका एग्जाम्पल होता है सर्कुलर मोशन, और आइदर चेंज, आइदर चेंज, आइदर चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। प्लीज ध्यान से सुनना। अब देखिए एक्सीलरेशन का मतलब होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है, ध्यान रखना, कि वेलोसिटी में चेंज होगा, क्योंकि ए नॉट होता है, ए वेक्टर होता है dv अपॉन dt। ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो ये हम आपको पहचान बना रहे हैं फॉर नॉन एक्सील, फॉर NIF, नॉन इनर्शियल फ्रेम। फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए बात बता रहे हैं, उसके पास एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज होगी, या तो केवल मैग्नीट्यूड में चेंज होगी, तो ये तो कौन सा मोशन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, या केवल डायरेक्शन में चेंज होगी तो इसका सबसे बढ़िया सर्कुलर मोशन, या कोई, या कर्वीलिनियर मोशन, लिखने को लिख सकते हो, नहीं जरूरत नहीं है, या किसी भी कर्व के ऊपर पार्टिकल चलता है तब भी केवल डायरेक्शन चेंज होता है, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएं, तो ऐसे फ्रेम सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो तीनों का देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तीनों का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए देखिए तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये ट्रॉली है, अब ये ऑब्जर्वर है, ध्यान रखना सब कुछ हम ग्राउंड फ्रेम से ही देख रहे हैं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर इसके पास एक्सीलरेशन है तो बताइए इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, लगातार बढ़ेगी। तो बताइए कैसा फ्रेम है ये फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर इसने किसी चिड़िया को देखा तो हम ये कहेंगे ए इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास क्या है, एक्सीलरेशन। हाँ, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ना होके अगर सर्कुलर मोशन होता है, ऐसे मान लो ये होता, ये कोई डिस्क होती, ये डिस्क होती मान लीजिए, और ये मान लीजिए ओमेगा से घूम रही होती, और अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ये, ठीक, तो ये भी सर्कल में घूमेगा। तो भले ही इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, भले ही स्पीड कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वही मुझे समझाना है। लेकिन बताइए इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही होगी, क्यों, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस। तो बताइए अगर ये ऑब्जर्वर इस चिड़िया को देखेगा तो कैसा फ्रेम है बताइए, ये है फिर से नॉन इनर्शियल फ्रेम NIF, ठीक,
NIF। भले ही किसी कर्व के ऊपर चले, ध्यान रखना, जैसे ये कोई बीड होता, मान लो यहाँ पे एक हम बीड फंसा देते, ये बीड ये चलता है इस तरीके से, और क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, भले ही V0 कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा हुआ है, ध्यान से देख लो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तब भी ये कैसा फ्रेम होगा बताइए? नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये, ठीक, नॉन इनर्शियल फ्रेम है प्लीज यार। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो सबसे बढ़िया पहचान क्या है बताइए नॉन इनर्शियल फ्रेम की? कि या तो उसके पास एक्सीलरेशन हो, और एक्सीलरेशन ना हो तो आप दिमाग में ये ले लो कि अगर वेलोसिटी चेंज दिखाई दे या तो मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, तो फ्रेम कैसा होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जरा सी बात है, ठीक। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इतना उतार लीजिए। जैसे पेंडुलम होता, पेंडुलम होता ये पेंडुलम होता, देखिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, अगर एक ऑब्जर्वर बैठा होगा, कोई भी इंसेक्ट बैठा दो, छोटा सा कोई भी इंसेक्ट बैठा दो इसके ऊपर, तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, इसलिए कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन लगातार चेंज हो तो फिर जो फ्रेम होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो जाए तो फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। वेलोसिटी चेंज का ही मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से फ्रेम है। अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो तो आप मान लीजिए फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल। और इनर्शियल में क्या होगा बताइए? इनर्शियल में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इन इनर्शियल फ्रेम मेन पॉइंट क्या होगा बताइए? एक्सीलरेशन जीरो होगा, और एक्सीलरेशन जीरो के दो मतलब होंगे, आइदर फ्रेम इज एट रेस्ट, या तो फ्रेम रेस्ट में होगा, या आइदर अगर मूव कर रहा होगा तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। आइदर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक बात तो पक्की हो गई, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पॉसिबल है। तो बताइए, अगर कोई भी फ्रेम जो किसी भी कर्व के ऊपर चल रहा होगा, एक बात गारंटी है कि वो इनर्शियल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और इनर्शियल होने के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं सकता, और मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो सकता। पर अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भले ही चेंज हो जाए तो फिर फ्रेम कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल। तो बताइए, केवल स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ ऑब्जर्वर ही क्या हो सकता है? इनर्शियल फ्रेम हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया दैट इज ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऑब्जर्वर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फिर वो बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्लियर? तो ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही देखना है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्ट्रेट लाइन में ही ऑब्जर्वर को मूव करना होगा, वो भी कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना होगा। इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं तो बात को और मजबूती से रखता हूँ, पॉज करके उतारो। जैसे मान लीजिए ये है, कुछ है ही नहीं, अब देखिए बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक, अब देखिए, ये मान लिया कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है V0 से, और इसके अंदर एक पेंडुलम है। अब इसको इसने देखा ए यहाँ अंदर बैठा है और एक बाहर बैठा है। तो अब देखिए, ये ए हो चाहे बी हो, बताइए, ऐसे ही यहाँ पर ये एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है,
तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा, वो आपको बताएंगे क्यों झुक जाएगा। सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा, भी बता देंगे, ठीक है, टेंशन ना ले। मान लो ये सी है और ये डी है। अब बताइए ये अंदर से भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये बाहर से भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी इसको अंदर से ऑब्जर्व कर रहा है, बाहर से भी ऑब्जर्व कर रहा है। अब बताइए ए और बी कैसे फ्रेम है, तो इनकी सिचुएशन आप देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या सिचुएशन है। इसको भी और सी और डी को देखना हो कैसा फ्रेम है, तो ग्राउंड से देखिए। तो बताइए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या ये ट्रॉली के साथ वी नॉट से मूव करेगा, और वी नॉट क्या है बताइए, वी नॉट है कांस्टेंट। इसी तरीके से ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रॉली के साथ ही मूव कर रहा होगा वी नॉट से, और वी नॉट क्या है बताइए, कांस्टेंट है। वी नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो फ्रेम है ए और बी कैसे है बताइए, इनर्शियल फ्रेम है। तो ए एंड बी आर इन इनर्शियल फ्रेम, ये इनर्शियल फ्रेम में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताइए ये जो बंदा है सी वाला, क्या ए नॉट से मूव कर रहा होगा, और ये भी डी भी ए नॉट से मूव कर रहा होगा ग्राउंड के फ्रेम से। तो बताइए सी और डी एक्सीलरेशन आ गया सी और डी के पास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो सी एंड डी आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सी और डी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, क्लियर। सी और डी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, क्लियर। तो ये कंसेप्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, एकदम आराम से क्लियर कर लो। एक डायग्राम और बना देता हूँ मैं जरा रोटेटिंग फ्रेम का, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। हालांकि अभी यूज नहीं है, इसको आगे यूज होगा, पर फंडा क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे ये ऑब्जर्वर बैठा होता, ये अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है और ओमेगा कांस्टेंट है, ये भले ही ओमेगा वेरिएबल कर दें हम इसको, ऑब्जर्वर ये बैठा हुआ है, तो देखिए ये ओमेगा भले ही कांस्टेंट हो, पर इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लगातार चेंज करेगी, क्योंकि ये घूमेगा तो डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा। इसलिए ए और चाहे बी दोनों ही फ्रेम कैसे होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे। मतलब मूविंग फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर कभी भी इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में बताइए इसकी जो वेलोसिटी होगी बताइए क्या होगी, वो वेरिएबल होगी। किस वजह से, डायरेक्शन की, वेरिएबल ड्यू टू डायरेक्शन। और ये तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि ओमेगा वेरिएबल है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरिएबल हो जाएगा। किस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से। किस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से। तो हम यहाँ पे कहेंगे ए एंड बी आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ए और बी दोनों ही किस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जो भी फ्रेम देखना होता है हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही उसको देखा जाता है, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको देखा जाता है। पॉज करके जरा उतारिए इतना। अब एक फोर्स और इंट्रोड्यूस करता हूँ बेटा, जिसका नाम है सूडो फोर्स। मैं इसको भूतिया फोर्स भी कहता हूँ। असल में जो भूत होते हैं ना, वो जिनको कुछ लोगों को दिखाई देते हैं और सबको दिखाई नहीं देते, तो फोर्स का भी कुछ ऐसा ही चक्कर है। ये जो रियल फोर्सेज होते हैं जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, जैसे ग्रेविटी का फोर्स, धागे का टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, तो खैर अभी नहीं आया पिक्चर में। ये सब फोर्सेज जितने भी होते हैं रियल फोर्सेज, ये दुनिया में हर आदमी को दिखाई देते हैं और इनका नाम होता है रियल फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या एक सूडो फोर्स और होता है जो भूतिया फोर्स, जिसको मैं कहता हूँ ये सबको दिखाई नहीं देगा, ये उसी ऑब्जर्वर को दिखाई देगा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, ठीक है। तो ये असल में सूडो फोर्स क्यों है या भूतिया फोर्स क्यों है कि ऑब्जर्व्ड, आराम आराम से लिखते रहो, ऑब्जर्व्ड बाय ओनली ऑब्जर्वर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।
ये उन्हीं को दिखाई देगा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे। इसकी जरा कहानी समझाते हैं आपको, और इतना लिख लीजिए। भूतिया फोर्स क्यों कह रहा हूं कि उन्हीं ऑब्जर्वर को दिखाई देता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम से अपने ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो ये अकेला फोर्स है जो फ्रेम डिपेंडेंट है या फ्रेम के हिसाब से चेंज हो जाता है। रियल फोर्सेस की वैल्यू, रियल फोर्सेस लिख देता हूं, रियल फोर्सेस आर सेम फ्रॉम ऑल फ्रेम्स। ऑल फ्रेम्स का मतलब चाहे फ्रेम इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल हो, रियल फोर्सेस सभी फ्रेम से एक जैसे होते हैं। लेकिन जो सूडो फोर्स होता है, अभी बताएंगे क्या होता है, वो उसी ऑब्जर्वर को एक एक्स्ट्रा फोर्स होता है दिखाई देगा जो फ्रेम कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो मैं इसको भूतिया फोर्स भी कहता हूँ। देखो जरा, जैसे मान लीजिए अभी तक आप पढ़ते थे, जैसे सबसे आसान ले लीजिए, ये था, जैसे ये एक मास है तो इस पर एम जी नीचे लग रहा है, तो एम जी रियल फोर्स है, टेंशन उसमें ऊपर लगेगा, ये भी एक रियल फोर्स है। मतलब ये है कि जितने भी फोर्सेस अभी तक आप पढ़ रहे थे सब रियल फोर्सेस थे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और इसको हम ऐसे कह देते हैं कि दुनिया के हर फ्रेम से जो फोर्स अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना चेंज करे वो क्या होता है, रियल फोर्स होता है। ठीक है, और जितने भी नेचर में एग्जिस्ट करने वाले फोर्सेज होते हैं सब रियल होते हैं। अब देखिए जरा, अब इसको चाहे ग्राउंड से देख लो, अच्छा ग्राउंड को हम एक इनर्शियल फ्रेम ही मानते हैं, तो ग्राउंड के लिए भी यही आएगा। अगर ये कोई इनर्शियल फ्रेम होगा, जैसे ट्रॉली है, तो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन अब तक आपको क्लियर है, बस एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, वी नॉट कांस्टेंट है, तो उसके लिए भी यही होगा। अगर चाहे वो रेस्ट वाला फ्रेम हो, ये भी इनर्शियल होगा, ये रेस्ट में है, उसके लिए भी यही होगा, यही सारे फोर्सेज होंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, बड़े आराम से समझ में आएगा, उसकी चिंता ना करें, 100% समझाऊंगा, 100% समझाऊंगा। ये ऑब्जर्वर अगर मान लीजिए ए नॉट से दौड़ रहा है, अब ध्यान रखना कि सूडो फोर्स का कलर मैं रेड रखता हूँ हमेशा, इसलिए इसका कलर मैं रेड लेके चलूँगा। ठीक, तो ये अगर ए नॉट से दौड़ रहा है, तो ए नॉट की वजह से बताइए ग्राउंड फ्रेम से ए नॉट से दौड़ रहा है, ये ऑब्जर्वर इसको ए नॉट कह रहा है, तो ये जो ऑब्जर्वर हो गया कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और अगर ये ऑब्जर्वर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो प्लीज ध्यान से सुनना, ये बनाएगा, देखिए एक इसमें टेंशन टी लगाएगा ही लगाएगा, एम जी लगेगा, ये तो रियल फोर्स हो गए जो कि वैल्यू चेंज नहीं होनी है दुनिया के किसी भी फ्रेम से। पर अब ये ऑब्जर्वर एक एक्स्ट्रा फोर्स और ऑब्जर्व करेगा जिसका नाम होगा सूडो फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड होता है, सीधे सीधे रटा रहा हूँ, एम इंटू ए नॉट, एम इंटू ए नॉट। अब इस सूडो फोर्स की ये जो फोर्स है, लाल रंग का सूडो फोर्स है, इस सूडो फोर्स की क्या खास बात है ये जरा सुन लीजिए। यही है बेटा सूडो फोर्स, यही है सूडो फोर्स, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अभी सारी बातें बताता हूँ इसकी। सूडो फोर्स है ये, इसकी दो खास बातें। ठीक, इसकी सबसे पहली बात, ये ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन से अवे लगेगा। इसको समझने का सबसे आसान तरीका होता है रिलेटिव मोशन वाला फंडा। अगर ये ऑब्जर्वर ए नॉट से दौड़ेगा तो अपना एक्सीलरेशन इसको इधर देगा, और फोर्स बनाने के लिए उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, एम ए नॉट। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है, चलो मैं आगे लिख दूंगा इसको। ठीक है, आगे लिख दूंगा, चलो यहाँ सूडो फोर्स अभी लिख देंगे, यही है सूडो फोर्स। ठीक है, यही है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के बारे में बातें अभी लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, लिख दूँ यहाँ, इसको पॉज करके उतार लेना। इतने एग्जाम्पल दूंगा, परवाह ना करें, 100% क्लियर होगा। ये जो सूडो फोर्स है, ये हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक, अच्छा देखिए, जो ग्राउंड फ्रेम से देखेगा, ग्राउंड फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा, अभी समझा दिया, तो वो टेंशन और एमजी ऑब्जर्व करेगा। लेकिन ये जो होगा, ये टेंशन एमजी के अलावा ये भी ऑब्जर्व करेगा, इसलिए इसको भूतिया फोर्स कह रहा हूं कि इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को तो दिखाई देगा नहीं,
जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा उसी को दिखाई देगा। बात क्लियर है? तो एम ए नॉट, तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एफ सूडो, ये क्या होगा m इंटू ए नॉट, जिसमें m क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास जिसके ऊपर सूडो फोर्स लगना है, और ए नॉट किसका होता है एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। बहुत आसान है, लिख लीजिए इतना जरा, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक एक बात समझा देंगे, कोई परवाह ना करें। इतना पॉज करके उतारें, इतना पॉज करके उतारिए, अभी इतना पॉज करके उतारिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। जैसे देखिए यही धागा है, एक बार में समझ में आएगा सूडो फोर्स, ठीक है। अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनवाऊंगा आपसे डिफरेंट फ्रेम से, ठीक है, डिफरेंट फ्रेम से बनवाऊंगा। जैसे मान लीजिए पहले हम एक फ्रेम ये ले लेते हैं, आसान आसान, ये है, ये ऑब्जर्वर है ए, और ये ए नॉट से इधर दौड़ रहा है, ठीक है। ये सब ग्राउंड फ्रेम से दिए हुए हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बी ले लेते हैं, एकदम समझ में आएगा, उसकी चिंता ना करें। ये ए नॉट से इधर दौड़ रहा है, सब ग्राउंड फ्रेम से, ठीक। एक ऑब्जर्वर सी ले लेते हैं, यहाँ मान लो एलिवेटर के अंदर है, सी ए नॉट से ऊपर दौड़ रहा है, ये फ्रेम सी है ए नॉट से। एक डी ले लेते हैं यहाँ पर, एकदम समझ में आएगा, कोई परवाह ना करें। इसको डी ले लिया, ये ए नॉट से नीचे जा रहा है। चलो पर इतना ही ले लेते हैं, फिर और ले लेंगे। और एक, ठीक है। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है ए बी सी डी सभी के लिए, सभी के लिए हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले देखिए ग्राउंड फ्रेम से या किसी भी इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है, किसी भी इनर्शियल फ्रेम से या ग्राउंड फ्रेम से, पहले तो ये देखिए कि ग्राउंड फ्रेम से सबके पास एक्सीलरेशन है। इसके पास ए नॉट लेफ्ट में, इसके पास ए नॉट राइट में, इसके पास ए नॉट नीचे की तरफ है, इसके पास ए नॉट ऊपर की तरफ है। तो सभी के सभी फ्रेम कैसे हैं, नॉन इनर्शियल हैं, ठीक है, नॉन इनर्शियल हैं। चाहो तो एक एलिवेटर और ले लो अगर ज़्यादा मन है तो। ये वी नॉट से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और ये ऑब्जर्वर ई है। लेकिन ध्यान रखना ये फ्रेम फिर से कैसा हो गया, इनर्शियल हो गया, क्योंकि ये ग्राउंड फ्रेम से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो देखिए जरा, तो देखिए अगर हम रियल फोर्स की बात करें तो रियल फोर्सेस तो दुनिया के हर फ्रेम से सेम होते हैं, वो तो चेंज होते नहीं हैं। तो सबसे पहले उनको बना दीजिए। तो देखो एम जी तो नीचे लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, धागे का टेंशन ऊपर आ जाएगा, रियल फोर्स। अब जो भूतिया फोर्स है वो उसी ऑब्जर्वर को दिखाई देगा जो कहाँ पर बैठा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको स्टडी करेगा, इस ऑब्जेक्ट को। तो देखिए मैं करता हूं विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए, आराम से देखिए। तो ए के रेस्पेक्ट में इसका जो है बी डी बनेगा, ध्यान से देखिए। रियल फोर्स सबसे पहले लगाया करो, एम जी लगेगा, टेंशन धागे का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सूडो फोर्स लगेगा, और वो सूडो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास लेना है जिसके ऊपर लगाते हैं उसका लेना है, तो इसका मास एम का है, और एक्सीलरेशन उसका लेना है ऑब्जर्वर का। तो ये ऑब्जर्वर देखिए, ये ए वाला ऑब्जर्वर है, इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ए नॉट से किधर जा रहा है बताइए, ये जा रहा है राइट में जा रहा है, तो सूडो फोर्स लेफ्ट में लगाएगा। तो लाल रंग से मैं लगाता हूँ इसको, एम इंटू ए नॉट, एम ए नॉट, लाल रंग का सूडो फोर्स ये लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बनाता हूँ इसको विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, तो देखिए तुरंत रियल फोर्सेस तुरंत लगा दीजिए, एम जी लगेगा, वो चेंज नहीं होता है, धागे का टेंशन लगेगा। अब ये जो ऑब्जर्वर बी है, देखिए ऑब्जर्वर बी कहाँ है, ऑब्जर्वर बी ये है। अब देखिए ए नॉट से लेफ्ट में जा रहा है, तो लाल रंग का सूडो फोर्स राइट में लगाएगा, तो ये आ जाएगा एम ए नॉट। इतना आसान है, कुछ है नहीं ये भूतिया फोर्स। अब जरा सी के लिए आ जाइए, सी के लिए आ जाइए, विद रेस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो देखिए टेंशन धागे का ऊपर लगेगा ही लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, रियल फोर्सेज हर फ्रेम से सेम। अब जो सी वाला ऑब्जर्वर है वो ए नॉट से ऊपर भाग रहा है, ध्यान रखना,
ए नॉट से ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगाएगा, लाल रंग का सूडो फोर्स नीचे, एम ए नॉट। ठीक है, क्लियर। विद रेस्पेक्ट टू डी आ जाइए जरा, एकदम आसान है यार, कठिन कुछ है ही नहीं, फिजिक्स है होती है आसान है। तो देखिए जरा, एम जी नीचे लगेगा, टागे का टेंशन ऊपर लगेगा। अब देखिए ग्राउंड फ्रेम से जो डी वाला ऑब्जर्वर है वो नीचे की तरफ ए नॉट से दौड़ रहा है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, इसके अपोजिट लगता है एम ए नॉट, एम ए नॉट। ई के लिए देखिए, ई के लिए सूडो फोर्स यहां बना दें, ई के लिए देखिए, विद रेस्पेक्ट टू ई, देखो ई फ्रेम इनर्शियल है, इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स नहीं आएगा, तो देखो एम जी नीचे लग जाएगा, केवल रियल फोर्स जाएंगे, धागे का टेंशन इधर लग के रह जाएगा, कोई भी सूडो फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेम कैसा है, इनर्शियल, इसलिए सूडो फोर्स नहीं आएगा। इतना बनाइए, इतना बनाइए, ठीक है, हटाएं। चलिए एक बात और लिख दीजिए, जो सूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जिस पॉइंट पर लगाते हैं, जैसे नॉर्मल रिएक्शन लगता था कांटेक्ट पॉइंट पर, धागे का टेंशन लगता था कांटेक्ट पॉइंट पर, ग्रेविटी लगता था सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाते थे सेंटर ऑफ मास पर। इसी तरीके से सूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो लिख दीजिए इस बात को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ pseudo force is cm of the object। ठीक, तो सूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक, कुछ और एग्जांपल कर लीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वही ब्लॉक लेते, वही ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एक ऑब्जर्वर मान लीजिए ये है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है जो कि ए नॉट से इधर दौड़ रहा है, एंगल यहाँ से थीटा, यहाँ बैठा हुआ है, इसकी सवारी कर रहा है ए। ठीक, एक ऑब्जर्वर ये है, इसकी सवारी कर रहा है ए नॉट से, यहाँ बैठा हुआ है, ये है ए नॉट से दौड़ रहा है, ये एंगल यहाँ से थीटा, ये एंगल यहाँ से थीटा। ठीक, इसको मैं बी कह देता हूँ। तो देखिए, अगर कोई भी इनर्शियल फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम का मतलब या तो वो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो उसके लिए तो केवल रियल फोर्सेज आएंगे और नीचे की तरफ आ जाएगा एम जी और धागे का टेंशन टी। अब इसमें देखिए, अब जैसे ये इस तरीके से किसी एंगल पर एक्सीलरेशन हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, तो बेहतर होता है इसके कंपोनेंट कर लो, बेहतर होता है कंपोनेंट कर लो। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ए नॉट कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आ जाएगा ए नॉट साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये कंपोनेंट आ जाएगा ए नॉट कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आ जाएगा ए नॉट साइन थीटा। तो देखिए, अगर हम एफ बी डी बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले रियल फोर्सेस, तो रियल फोर्सेज में कौन है, एम जी है और धागे का टेंशन टी है। अब सूडो फोर्स, सूडो फोर्स क्या है, किसी भी उस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा जो किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा होगा। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से एक्सीलरेशन से दौड़ रहा है, तो जो भी इसके पास एक्सीलरेशन होगा उसके अपोजिट लगेगा। तो ए नॉट कॉस थीटा का एक कंपोनेंट आएगा सूडो फोर्स में, ए नॉट साइन थीटा का एक कंपोनेंट आएगा सूडो फोर्स में। तो बताइए किस तरह से लगेगा, ए नॉट कॉस थीटा की वैसे इधर लग जाएगा, मास इसका लेंगे, ध्यान रखना, अगर इसका मास कैपिटल एम है, ठीक, तो ये लगेगा एम ए नॉट कॉस थीटा। हाँ, मैं रेड कलर से दिखाता हूँ सूडो फोर्स को, और ए नॉट साइन थीटा की वजह से ए नॉट साइन थीटा का अपोजिट लगेगा और बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, कितना लगेगा, एम ए नॉट साइन थीटा। एकदम आसान है, एम ए नॉट साइन थीटा बना लीजिए जरा। ठीक है, इसको हटा दें, इसका तो बना दिया, अब इसका बना देते हैं। अगर हम इसको विद रेस्पेक्ट टू बी बनाएंगे, विद रेस्पेक्ट टू बी, देखिए, तो सबसे पहले रियल फोर्सेज लगाइए। तो रियल फोर्सेज में एक तो कैपिटल एम जी लग जाएगा, एक तो कैपिटल एम जी लग जाएगा, एक लग जाएगा धागे का टेंशन टी। अब सूडो फोर्स देखिए, ए नॉट कॉस थीटा की वजह से ए नॉट कॉस थीटा के अपोजिट लगेगा, इधर लग जाएगा, कितना बताइए,
एम ए नॉट कॉस थीटा, और ए नॉट साइन थीटा की वजह से ये नीचे है तो ऊपर लग जाएगा, कितना लग जाएगा बताइए, एम ए नॉट साइन थीटा। इस तरह से सूडो फोर्स आता है, इस तरह से सूडो फोर्स आता है। बनाइए, यह चीजें सब क्वेश्चन करते करते ही क्लियर होती हैं। हटाएं, चलिए अब देखिए और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ट्रॉली होती, दो ट्रॉली ले लेता हूं, ये वी नॉट की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और ये ए नॉट से मूव कर रही है। अब एक ऑब्जर्वर देखिए, इसके अंदर पेंडुलम लटका हुआ है, ये पेंडुलम, ठीक। अब एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और एक इसके अंदर बैठा हुआ है। तो देखिए जो अब एक और ऑब्जर्वर ग्राउंड पे मानिए, तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में, इसको ए कह रहा हूँ, ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, और इसके रेस्पेक्ट में ये ए नॉट से दौड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए सवाल ये पूछा जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसका एम का मास है कि इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए इसका एफबीडी बनाओ और इसका एफबीडी ट्रॉली वाले ऑब्जर्वर के लिए भी बनाओ। इसको जरा हटा देता हूँ, इधर जगह की कमी पड़ेगी इसलिए। देखिए जरा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बॉब का, पेंडुलम का। तो पेंडुलम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लीज ध्यान से देख लेना भैया। तो ग्राउंड फ्रेम से केवल रियल फोर्सेज आएंगे, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है, तो रियल फोर्सेज हमेशा दिखा दिया करो, एक mg आएगा और टेंशन आएगा। और भूतिया फोर्स अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगा, मतलब जो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में होगा इसके लिए लगेगा ही नहीं, और जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा उसके लिए लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अभी तो ये इनर्शियल फ्रेम है, क्यों ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये जो होगा नीचे तो केवल क्या लगेगा, mg लगेगा और धागे का टेंशन टी लगेगा, कोई भी सूडो फोर्स आएगा ही नहीं, ठीक। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर इसको जब ऑब्जर्व करेगा, तो ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम से ए नॉट से दौड़ रहा है ट्रॉली के साथ। आप कहेंगे सर ये भी तो दौड़ रहा है यार, इससे मतलब नहीं होता है, ठीक है, ये इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया, इससे मतलब नहीं होता है, केवल ऑब्जर्वर देखना है, ऑब्जर्वर देखना है, ठीक। तो देखिए पेंडुलम विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देखिए, तो देखिए रियल फोर्सेज तो लगी जाएंगे, रियल फोर्सेज mg लगेगा और धागे का टेंशन t लगेगा, और ये ऑब्जर्वर खुद ए नॉट से दौड़ रहा है, इसलिए लाल रंग का सूडो फोर्स इसके लेफ्ट में लगेगा। प्लीज देख लीजिए, ये लग जाएगा सूडो फोर्स एम ए नॉट। सूडो फोर्स का कलर मैंने रेड रखा है पूरे फिजिक्स में, तो लाल रंग का सूडो फोर्स लगेगा एम ए नॉट। क्लियर? हटाएं, चलिए अब दो तीन डायग्राम दे देता हूं, तुरंत समझ जाओगे। जैसे कि ये ट्रॉली है, बॉब लटका हुआ है, ऑब्जर्व इसके अंदर ले ले, ठीक है। ये वी नॉट की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताइए इसके लिए एफबीडी बनाओ, उसका सब समझ में आ जाएगा। तो केवल mg लगेगा और धागे का टेंशन t लगेगा। सूडो फोर्स देखो अभी उत्तर दे रहे होंगे नीचे ना, ये ग्राउंड फ्रेम से बताइए, ये ग्राउंड फ्रेम से वी नॉट से ही तो ऊपर जा रहा होगा, तो ये फ्रेम कैसा हुआ, इनर्शियल हुआ, इसके रेस्पेक्ट में कोई भी सूडो फोर्स नहीं आएगा। पर मान लीजिए यही ट्रॉली होती, यही ट्रॉली अगर मान लीजिए ए नॉट से ऊपर दौड़ रही होती, तो और अब इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा होता, तो बताइए ग्राउंड फ्रेम से ये ऑब्जर्वर भी तो ए नॉट से ऊपर दौड़ रहा होगा, तो बताइए ये फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया। और अब ये इसको देखेगा, तो देखो एक तो रियल फोर्स लगाएगा कौन सा, mg, वो तो लगेगा ही हर फ्रेम से, टेंशन t लगेगा, और सूडो फोर्स और लगेगा। हाँ ये मत कहना सर ये भी तो जा रहा है, यार ये मैंने कहाँ कंडीशन दी है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मैंने तो आपसे ये बोला ऑब्जर्वर को देखो, केवल कहाँ से, वो भी ग्राउंड फ्रेम से। तो देखिए ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम से ए नॉट से ऊपर दौड़ रहा है, इसलिए सूडो फोर्स नीचे आएगा, कितना, एम ए नॉट, लाल रंग का एम ए नॉट। क्लियर हुआ? ठीक। अगर यही ट्रॉली
ए नोट से मान लो ये नीचे दौड़ रहा है, ए नोट से नीचे दौड़ रहा है, ऑब्जर्वर इसके अंदर है। अब देखिए कन्फ्यूजन नहीं होंगे, तो ये ग्राउंड फ्रेम से ये भी नीचे आ रहा है तो दुनिया पर सूडो फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जर्वर दुनिया पर एक भूतिया फोर्स लगाएगा, सब के ऊपर अपने एक्सीलरेशन के अपोजिट लगाएगा। तो पहले रियल फोर्सेज दिखाइए, तो देखो रियल फोर्सेज क्या लगेंगे, mg लगेगा, धागे का टेंशन T लगेगा, और ये ए नोट से खुद नीचे आ रहा है ये ऑब्जर्वर, भाई ये भी तो ग्राउंड फ्रेम से ट्रॉली के साथ साथ नीचे आ रहा होगा, तो लाल रंग का सूडो फोर्स ऊपर लगाएगा, ये आ जाएगा ma नोट। ठीक है, ये आ जाएगा ma नोट, ये आ जाएगा ma नोट। आराम से कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लैरिटी बढ़ेगी। देखिए कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, और दोनों फ्रेम से भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये एलिवेटर है, इसके अंदर एक ब्लॉक लटका हुआ है 5 kg का, ठीक 5 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। तो पहले ये मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो बताइए फ्रेम कैसा हुआ, इनर्शियल हुआ। ठीक है, अभी सारी बात कर लेते हैं। अब इसको देखिए ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, देखना आप चीज़ों को बदलेंगे, अब बदलेंगे क्या, अब पर्टिकुलर करते हैं, ठीक है, स्पेसिफाई करते हैं। तो ये ऑब्जर्वर इसको क्या बोलेगा बताइए, मोशन बोलेगा। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो इसके अंदर खड़ा होगा, ये ऑब्जर्वर ए कह दो, इसको बी कह दो, आराम आराम से, ये इसको रेस्ट बोलेगा। ये सब चीज़ें बदलने लगेंगी यहाँ से, क्योंकि एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन के हिसाब से 100% इसको क्या बोलेगा, रेस्ट की कंडीशन बोलेगा। ठीक है, रेस्ट की कंडीशन बोलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमको इसमें टेंशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोनों फ्रेम से डिस्कस करता हूँ, इधर ले लेता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ध्यान से देखना, और यहाँ ले लेता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से रियल फोर्सेज आएंगे तो रियल फोर्सेज बना लेता हूँ, टेंशन ऊपर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा mg, और ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वर कोई भी सूडो फोर्स नहीं देखेगा, और इसको ये मोशन में दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखना मोशन में दिखाई दे रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है, कोई एक्सीलेशन थोड़ी दिखाई दे रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिखाई दे रही है, और वेलोसिटी में भी तो इक्विलिब्रियम होता है। हाँ, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब बॉडी मूव कर रही है पर फोर्स बैलेंस है। फोर्स अनबैलेंस होता है तो बॉडी पर एक्सीलरेशन होता है, ध्यान रखना। तो अभी भी मैं टी को किसके बराबर बोलूँगा बताइए, mg के बराबर बोलूँगा, और टी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है 50 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसी को मैं एलिवेटर से बैठ के सॉल्व करता हूँ। तो एलिवेटर वाला तो इसको रेस्ट बोलेगा। अब देखिए जरा, mg नीचे लगेगा, केवल रियल फोर्सेज जाएंगे। अब बताइए सूडो फोर्स आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है ये ग्राउंड फ्रेम से कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा एलिवेटर के साथ, और कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाला ऑब्जर्वर कैसा होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है, और इनर्शियल फ्रेम से कोई भी सूडो फोर्स नहीं आता है। और अभी भी टी इक्वल टू क्या कहेंगे, mg कहेंगे, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 न्यूटन। आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए भाई, सूडो फोर्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी आपको, एकदम क्लियर कर देंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं यही वाला। फाइव kg, अब की बार ये एक्सीलेशन से दौड़ रहा है ऊपर की तरफ, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आराम से देखिए, अब इसको दोनों फ्रेम से सॉल्व करना होगा, और सवाल फिर से वही है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है। तो इसको अक्सर 2-2 फ्रेम से सॉल्व किया जाता है, और अभी 2-2 फ्रेम से ही सॉल्व करके दिखाएंगे, तभी आपको परफेक्ट अंतर समझ में आएगा कि सूडो फोर्स का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्लियर हो जाएगा एकदम। तो देखिए जो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पर होगा वो इसको क्या बोलेगा बताइए, मोशन बोलेगा।
पहले तो यही अंतर आ जाता है फ्रेम चेंज कर लेने से। ग्राउंड फ्रेम से जो ऑब्जेक्ट आपको मोशन में समझ में आ रहा है, फ्रेम बदलने से अगर आप ऑब्जर्वर इससे पूछेंगे तो ये इसको रेस्ट बोलेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में दिखाई देता है। अब देखिए दोनों फ्रेम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आराम से देखना, मजा आएगा आपको। तो ग्राउंड फ्रेम से जब आप इस बॉडी को देखोगे तो रियल फोर्स नीचे तुरंत लगा दो mg, धागे का टेंशन T ऊपर लगा दीजिए। अब ग्राउंड फ्रेम से बताइए, मोशन में तो दिखाई देगा लेकिन कितने एक्सीलरेशन के साथ दौड़ता हुआ समझ में आएगा? ए नॉट से ही समझ में आएगा, क्योंकि ये एलिवेटर के साथ ही ऊपर जा रहा होगा, ट्रॉली के साथ ही ऊपर जा रहा होगा। तो ये ऊपर की तरफ ए नॉट इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर दौड़ेगा। और इसमें न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स अनबैलेंस होगा, क्योंकि इसके पास एक्सीलरेशन है। तो इक्वेशन लिखी जाएगी, बताइए, T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए नॉट। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाती है एम जी प्लस ए नॉट, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, मास कितना था बताइए, 5 kg इंटू जी 10 और ये 4 ले लेंगे 14, तो ये आ जाता है 70 न्यूटन। 70 न्यूटन इतना उतार लीजिए। अब जरा इसका फोटो बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो देखिए एलिवेटर से रेस्ट में समझ में आएगा, ठीक है, रेस्ट में समझ में आएगा, रेस्ट। तो देखो सबसे पहले mg लगाओ, रियल फोर्स टेंशन लगाइए T। अब देखिए ये जो ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा हुआ है, ये बताइए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए नॉट से ऊपर जा रहा है, तो फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल। तो ये दुनिया पर भूतिया फोर्स लगाएगा, जिसको सूडो फोर्स कहते हैं, और अपने एक्सीलरेशन के अपोजिट लगाएगा। तो खुद ए नॉट से ऊपर जा रहा है, तो लाल रंग का सूडो फोर्स नीचे। तो ये रहा सूडो फोर्स कितना, एम ए नॉट। और रेस्ट में दिखाई देगा तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे जो धागे का टेंशन होगा, टेंशन वो mg प्लस सूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा है बच्चों। और अभी भी सॉल्व करके देख लो, ये 70 न्यूटन ही आएगा, इससे आंसर 70 न्यूटन ही आएगा। 70 न्यूटन ही आएगा, ठीक है। क्लियर, हटाएं, चलिए। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, एक होता है स्प्रिंग बैलेंस, ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली धागे में ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे करके लगा देते हैं, जैसे ये धागा है, ये ऐसे करके बनाता हूँ मैं डायग्राम में, ये स्प्रिंग बैलेंस, एस भी लिखता हूँ। और एक होती है वेइंग मशीन, एक होती है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन बेसिकली ऐसा होता है जिससे आप अपना वजन तोलते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे ऐसे करके नीडल से रीडिंग आती है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ये, ठीक। तो असल में जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो जो रीड करता है, वो धागे में जो टेंशन होता है उसको रीड करता है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, इट रीड्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये धागे के टेंशन को रीड करता है, जितना भी धागे में टेंशन होगा ये उसको रीड करता है। इतना जरा लिख लीजिए। तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो धागे का टेंशन रीड करता है, और जो वेइंग मशीन होता है ये असल में इस ब्लॉक और वेइंग मशीन के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन रीड करेगा। तो ये जो वेइंग मशीन होती है ये इट रीड्स द नॉर्मल रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन आता है उसको रीड करती है। कुछ लोगों को लगता है मास रीड करती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मास वाली बात इसलिए गड़बड़ हो जाएगी, देखिए इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। देखिए मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लो ये वेइंग मशीन है, देखो खुद ही देख लो, ठीक है, ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो ये 70 किलो का है, 70 kg। तो अब आपको पता है इसकी जो रीडिंग आएगी वो नॉर्मल रिएक्शन को रीड करेगी, mg को रीड नहीं करेगी। देखो mg तो इसके सेंटर मास पे लगेगा, यहाँ ध्यान से सुन लेना, mg तो यहाँ लगता रह जाएगा।
अब इस mg को बैलेंस करने के लिए इसके पैरों पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से n ये, और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये इस सरफेस पे n लगा रहा होगा। तो ये जो n होता है ये होती है रीडिंग, ये होती है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन को मैं WM लिखता हूँ, ठीक है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होती है। हाँ, अब जब आप इस आदमी का FBD बनाओगे, देखो जब इस आदमी का FBD बनाओगे ये, तो इसके पैरों पे ये नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लगाओगे और इस आदमी पे mg नीचे लगाओगे, और इसके FBD में क्योंकि रेस्ट में तो n बराबर क्या बोलोगे mg, और ये n जो यहाँ होगा वही n ये होगा, तो यही क्या बन जाती है रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, ठीक है, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, ठीक है। पर मान लो ऐसा हो जाता, देखो ऐसा हो जाता, ये वेइंग मशीन है, ये भाई साहब खड़े हुए हैं और अपने सिर पे एक और बैग लेके खड़े हैं, ये मान लो 10 kg का है, ठीक है, और इस ये आदमी भाई साहब 70 kg के हैं, वही सेम। तो देखिए अब इसका रीडिंग बढ़ जाएगा क्योंकि इसके पैरों पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन n इस पे लगेगा और n इस पे लगेगा, या n डैश कह दो, ठीक है। अब देखिए इसका mg तो अभी भी 70g लग रहा होगा इसमें, और क्या लग रहा होगा वही 70g, पर ऊपर से भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पे n1 लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। देखिए जब आप इसका FBD बनाओगे, जब इसका FBD बनाओगे तो इसके FBD पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n1 आएगा और नीचे क्या आएगा बताइए 10g, तो यहाँ से n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10g बराबर क्या आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और जब इस बांगड़ू का FBD बनाओगे आदमी का, तो देखिए इसके क्या बनेगा, ये सिर इसका, ये इसके पैर, ये, तो इसके पैरों पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से n डैश लगा, ये n डैश, और इसके सेंटर ऑफ मास पे क्या लगा mg लगा, और इसके सिर पे भी तो एक n1 का नॉर्मल रिएक्शन लगा, ये n1 का नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए ये जो n डैश होगा वो mg और n1 दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो n डैश आएगा ये दोनों को बैलेंस करेगा n1 प्लस mg, तो n डैश जो आ जाएगा n1 देखिए कितना आ चुका है पहले ही 100 न्यूटन, प्लस mg बताइए कितना आ जाएगा 700, तो ये आ जाएगा 800 न्यूटन, 800 न्यूटन, ठीक। तो इसकी जो रीडिंग होगी n डैश वो 800 न्यूटन होगी, तो ये जो n डैश बराबर 800 न्यूटन इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, ठीक। तो वेइंग मशीन बेसिकली ये नहीं किसी आदमी जो खड़ा होता है उसका वेट मेजर करती है, ऐसा नहीं, वेट तो 70 kg है लेकिन अपने सिर पे कुछ और लेके खड़ा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, और वेइंग मशीन को नॉर्मल रिएक्शन से मतलब होता है इसी नॉर्मल रिएक्शन को रीड करके वेइंग मशीन देती है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वेइंग मशीन किसी का मास या वेट मेजर नहीं करती, वो केवल नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, ठीक है। उतार लो पॉज करके। तो वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, क्लियर। चलिए हटाते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते रहो, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है इसे वेइंग मशीन की। और स्प्रिंग बैलेंस धागे का टेंशन मेजर करता है। देखिए ये वेइंग मशीन है, चलो ठीक, इसके ऊपर ये आदमी खड़ा हुआ है, ये 60 kg का, ठीक, ये 60 kg का, इसके ऊपर ब्लॉक रख दें, चलो ब्लॉक रख देते हैं, एक ब्लॉक रखा हुआ ये 60 kg का, ठीक। अब ये ऊपर की तरफ भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपको रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन बतानी है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। आपको वेइंग मशीन की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को दोनों ही फ्रेम से सॉल्व करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन रियल फोर्स होता है, फ्रेम बदलने से चेंज नहीं होगा। तो देखिए जो रियल फोर्स है वो लगा दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन वो एज इट इज लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन जो भी आएगा n ये लगेगा, ठीक। अब देखिए सबसे पहले इसको अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं तो ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर बोलेगा इसको मोशन, कोई दिक्कत नहीं। और जो ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा होगा
वो इसको क्या बोलेगा, एट रेस्ट, ये बोलेगा इसको रेस्ट। तो देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं। तो ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से देखिए जरा, वैसे दोनों एक साथ बनते तो अच्छा लगता है, तो एक साथ ही बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको इधर बढ़ा लेंगे, लाइन खींच लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है। ये देखिए, तो ग्राउंड फ्रेम से जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन रियल फोर्स है तो एन वही आएगा, ठीक। और बताइए नीचे क्या लग रहा होगा, 60 जी लग रहा होगा, और ये ग्राउंड के साथ ही ऊपर की तरफ भाग रहा होगा, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड फ्रेम से ज़्यादा होना चाहिए 60 जी से, क्योंकि इसके पास एक्सीलरेशन है तो फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए। तो इक्वेशन लिखी जाएगी n माइनस 60 जी बराबर 60 इंटू ए। तो यहाँ से n आ जाता है, देखिए 60 जी प्लस 60 इंटू 2 120, तो ये आ जाता है आपके मेरे हिसाब से 720 न्यूटन, और यही आ जाएगी रीडिंग ऑफ द विंग मशीन। क्लियर। जब एलिवेटर से देखेंगे तो देखिए एलिवेटर से ये किस में नज़र आएगा, बताइए, रेस्ट में नज़र आएगा। तो जब आप इसका एबीडी बनाएंगे तो देखो रियल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन हर फ्रेम से लगेगा, 60 जी रियल फोर्स से लगेगा ही लगेगा, और बताइए सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा। ग्राउंड फ्रेम से सूडो फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेम कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है, तो ये लग जाएगा एक सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे 60 ए। अब ये रेस्ट में दिखाई देगा, फोर्स बैलेंस होगा, फोर्स बैलेंस होगा तो ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, तो जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बताइए वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 जी प्लस 60 ए। तो एन इक्वल टू आ जाता है 720 न्यूटन। चेक कर लो, दिस इज द रीडिंग ऑफ द विंग मशीन, दिस इज द रीडिंग ऑफ द विंग मशीन, ठीक है। हटाएं, चलिए क्वेश्चंस करते रहो यार, उसी से क्लियर होता है। ये विंग मशीन है, इसके ऊपर हमने ब्लॉक रख दिया 50 kg का। अब मान लीजिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, ए नॉट बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ध्यान रखना, अब देखिए सूडो फोर्स ऊपर जाएगा तो mg से वो रीडिंग कम हो जाएगी, ऐसी छोटी छोटी बातें दिमाग में घुमाते रहा करो। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन रियल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और यही रीडिंग होगी किसकी, विंग मशीन की, mg लग रहा होगा नीचे इसके, ठीक। अब देखिए ग्राउंड फ्रेम से तो ये किस में, ए नॉट दिखाई देगा ही देगा आपको, लेकिन जो एलिवेटर के अंदर बैठेगा वो इसको क्या बोलेगा बताइए, रेस्ट बोलेगा। सवाल है वही, फाइंड रीडिंग, फाइंड द रीडिंग ऑफ द विंग मशीन, विंग मशीन की रीडिंग फाइंड आउट करो। तो देखिए दोनों फ्रेम से डिस्कस कर देते हैं। देखिए ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर है, तो एक काम करो, ए नॉट लिख दो यहाँ, और ए नॉट की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से, और विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। जब ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ये जो ब्लॉक है देखिए, ये ए नॉट से नीचे ही आएगा एलिवेटर के साथ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रियल फोर्सेस केवल पिक्चर में आएंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम से कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा। तो केवल देखिए ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लगेगा बताइए, 50 जी, और ये नीचे आ रहा है इसलिए नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, 50 जी नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 जी माइनस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50 ए नॉट। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 50 जी माइनस 50 ए नॉट। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको,
50 ए नॉट, ये आ जाएगा। तो बताइए ए नॉट की वैल्यू 2 है तो ये 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एन इक्वल टू 400 न्यूटन। तो यूनिट नहीं लिखा है, 400 लिख दिया केवल, ठीक है, 400 न्यूटन, यही आ जाएगी रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। जब एलिवेटर फ्रेम से देखोगे इसको, तो एलिवेटर से ये एलिवेटर के साथ मूव करता हुआ नजर आएगा नीचे की तरफ ए नॉट से, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन रियल फोर्स है वो बदलेगा नहीं, ठीक। या वो वाले एफबीडी बना दें, अब चलो सेंटर मास वाला एफबीडी बनाता हूँ, काफ़ी देर हो गई। तो ठीक है, ये ए नॉट से नीचे आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज लगेगा ऊपर की तरफ, एम जी लगेगा नीचे की तरफ, और लाल रंग का सूडो फोर्स, देखिए जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो ए नॉट से नीचे आ रहा है, तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, तो एम ए नॉट, तो लाल रंग का सूडो फोर्स ये रहा एम ए नॉट, ठीक। लेकिन ये मैं गलत बना गया, ठीक, क्योंकि वहाँ से एलिवेटर से तो किस में दिखाई देगा, रेस्ट में, तो रेस्ट में दिखाई देगा तो फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन और सूडो फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन प्लस सूडो फोर्स, ये किसको बैलेंस करेंगे, एम जी को। सॉल्व करके देख लो, 400 न्यूटन ही आएगा आंसर, 400 न्यूटन ही आंसर आएगा, 400 न्यूटन ही आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए, अगर मैं छोटी सी बात पूछ लूँ आपसे ऐसे ही, तो माइंड सेट हो जाना चाहिए आपका कि जैसे ये एलिवेटर है, 3 एलिवेटर बनाए, ऐसे ही दिमाग में सेट कर लो, इससे सब क्वेश्चंस कुछ तो आपको आसान लगेंगे कम से कम। ये वेइंग मशीन है, ऐसे बना देता हूँ वेइंग मशीन को, ठीक है। इसके ऊपर तीनों में आदमी खड़ा हुआ है, थोड़ा दिमाग में सेट करा रहे हैं चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से, ठीक है। अब मान लीजिए ये यहाँ पर 40 kg का है, ठीक है, तीनों में 40 kg, 40 kg, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो एलिवेटर है ऊपर की तरफ दौड़े ए नोट से, ये नीचे की तरफ दौड़े ए नोट से, और ये ऊपर की तरफ दौड़े कांस्टेंट स्पीड से, मान लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से दौड़े। तो सुन लीजिए, अब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन या रीडिंग आएगी, उसी को बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे सोच लीजिए, यहाँ पर अब वी नॉट की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर फोर्स बैलेंस होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मान लो N3 आता है, तो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी N3 बराबर सीधे सीधे 40 G आएगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखिए N2 आता है, मान लीजिए N2 आता है। अब सुनिए, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ओरली। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन तो रियल फोर्स है, किसी भी फ्रेम से इसकी वैल्यू चेंज होती नहीं है, तो सूडो फोर्सेस से चीज़ें विजुलाइज करना देखिए कितनी आसान हो जाती हैं। जो ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठेगा, देखना ऐसे ही, तो वो सूडो फोर्स ऊपर लगाएगा, तो जो ऊपर लगाएगा तो कोई भी फोर्स जो इस पर ऊपर लगेगा आदमी के ऊपर, वो नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग को घटाएगा। तो यहाँ पर जो N2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 40 G माइनस 40 ए नॉट आ जाएगा, ध्यान रखना। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन घट जाएगा या रीडिंग वेइंग मशीन की कमज़ोर पड़ जाएगी। इसमें देखो जो ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठेगा तो वो सूडो फोर्स इसमें नीचे लगाएगा, और कोई भी फोर्स जो इस आदमी के ऊपर या मैन के ऊपर नीचे की तरफ लगाएगा उससे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। तो जो N1 का नॉर्मल रिएक्शन होगा वो असल में 40 G प्लस 40 ए नॉट हो जाएगा। ऐसे दिमाग में रखा करो डायरेक्ट, ठीक। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन N1 आएगा, फिर क्या आएगा बताइए, N3 आएगा, और सबसे कम कौन आएगा बताइए, N2 आएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन धीमे से एग्जाम में चला आता है, ठीक है, धीमे से चला आता है, लिख लीजिए, ठीक है। तो दिमाग में ले लो कि ऐसे ही सोच लिया करो, कोई रटना नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तो हर फ्रेम से सेम आना है, तो आप ऑब्जर्वर को अंदर बैठ के ही इसको ऑब्जर्वेशन को एलिवेटर के अंदर बैठ के ले लो, तो एकदम से दिखाई दे जाता है कि सूडो फोर्स का इफेक्ट इसमें नीचे आएगा तो रीडिंग घट जाएगी, इसमें सूडो फोर्स ऊपर लगेगा तो रीडिंग कम हो जाएगी, इसमें सूडो फोर्स नीचे आएगा तो रीडिंग बढ़ जाएगी, और इसमें कोई भी सूडो फोर्स नहीं आएगा तो रीडिंग अनचेंज्ड रहेगी। हटा दूं? इसी तरीके से आप स्प्रिंग बैलेंस का कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस का।
तीन ही फिगर बना दिए मैंने यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया, ये ऐसे करके स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये धागे के टेंशन को रीड करता है, ठीक है, धागे के टेंशन को रीड करता है, धागे के टेंशन को रीड करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये 12 kg है, यहाँ पे ये 12 kg, ये भी 12 kg, ठीक ये है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऊपर की तरफ दौड़े, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर दौड़े, यहाँ पे नीचे की तरफ दौड़े 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये एक काम करो, जनरल में कर लो इसको, ठीक है, जनरल में कर लो। जनरल में करा देता हूँ, ठीक है। मास m है, मान लीजिए मास सब m है। अब यहाँ पे मान लीजिए ऊपर की तरफ दौड़ रहा है a नोट से, यहाँ पे ये नीचे की तरफ दौड़ रहा है a नोट से, और यहाँ पर कहीं भी दौड़ा लो कांस्टेंट स्पीड से, v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब मुझे तीनों में धागे का टेंशन डिस्कस करना है, तो देखिए यहीं से स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर यहाँ होगा, यहीं से अंदर बैठ के देखो, चीज़ आसान होती है, क्योंकि ग्राउंड से ये मोशन में नजर आएगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी तो बच्चों जैसी बात है, पर आगे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए अभी फ्रेम कैसा है, इनर्शियल, गलती मत कर जाना, क्योंकि वी नॉट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ फ्रेम इनर्शियल होता है। तो बताइए इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, बताइए mg लग रहा होगा, और ऊपर धागे का टेंशन t लगेगा, और सीधे सीधे t बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और यही हो जाएगी रीडिंग। तो इसको मैं t3 कहता हूँ, इसमें टेंशन t2 कहता हूँ, नीचे रियल फोर्स क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, ऊपर टेंशन t2। और देखिए ये जो ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठेगा, बताइए क्या वो एक सूडो फोर्स और नहीं लगाएगा, किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, कितना, ma नॉट। और क्या इक्वेशन बनेगी बताइए, t2 प्लस ma नॉट बराबर mg, तो जो टेंशन है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, mg माइनस a नॉट, यहाँ रखना, ठीक है, कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि सूडो फोर्स उस टेंशन को ma नॉट के अमाउंट से घटा देगा, जितना फोर्स लगेगा उतनी अमाउंट से वो फोर्स घट जाएगा, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, अंदर ही बैठ के देखा करो, चीज़ें एकदम आसान हो जाती हैं। नीट वाले बच्चे, जेई मेंस वाले बच्चे फोकस करें। बताइए mg नीचे लग जाएगा। अब देखिए इसमें टेंशन मान लिया हमने t1 का मान लिया। अब देखिए सूडो फोर्स किधर लगेगा, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम से a नॉट से जा रहा है, तो लाल रंग का सूडो फोर्स नीचे आ जाएगा, कितना, ma नॉट। तो देखिए ma नॉट टेंशन के अपोजिट लग रहा है, तो उतने ही अमाउंट से टेंशन की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो t1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बताइए, ma नॉट प्लस mg आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टेंशन या रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस कहाँ आएगी, t1 आएगी। तो यहाँ पे t1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, t3 ग्रेटर देन t2, एकदम आसान। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। मैंने आपको बहुत आसान अप्रोच बता दी है इसकी सूडो फोर्स को लेकर, अब आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, हटाएं, चलिए एग्जाम्पल ही करते रहो, उसी से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ये धागे से जुड़ा हुआ है, और मान लीजिए ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर दौड़ रहा है, 10 kg का ब्लॉक है, ठीक। आपको धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको धागे में टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है, आपको धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए सीधे आप ग्राउंड से मत सॉल्व करिए, ट्रॉली के सवाल को ट्रॉली के अंदर ही बैठ के सॉल्व करो, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, एक लाइन में सॉल्व होगा, एक लाइन में सॉल्व होगा। तो देखिए मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, या चलो दोनों फ्रेम से कर दें सॉल्व, चलो भैया अभी दोनों से कर देते हैं। चलो देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखिए ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर इसको यहाँ से खड़ा होकर देखेगा, तो इसको क्या बोलेगा, मोशन बोलेगा। क्या बोलेगा,
मोशन, और जो ऑब्जर्वर इसके अंदर खड़ा होगा वो क्या बोलेगा, इसको रेस्ट बोलेगा। ये बिग डिफरेंस है, ठीक। अब देखिए टेंशन, मान लो टी आ जाता है इसमें, टेंशन टी, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, जगह का मैं नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड फ्रेम से देखिए क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम से ए नोट से दौड़ रहा होगा, इसी एक्सीलरेशन के साथ दौड़ रहा होगा भाई। जैसे जैसे ट्रॉली जाएगी वैसे वैसे तो ब्लॉक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा तो एन तो ऊपर आ जाएगा और एम जी आ जाएगा नीचे, और ग्राउंड फ्रेम से इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन फोर्स टी, और तो कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो टी का फोर्स ही इसको एक्सीलरेट कराएगा। और टी को हम क्या लिखेंगे, एम ए नॉट, और टी बराबर एम, एम कितना है 10 kg, तो आ जाएगा 10 × 4, कितना आ जाएगा, टेंशन बराबर 40 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। यूनिट नहीं लिखा है मैंने। जब आपको ट्रॉली फ्रेम से देखोगे तो विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो जो ट्रॉली वाला ऑब्जर्वर है, ट्रॉली वाला ऑब्जर्वर, इसको ये रेस्ट में नजर आएगा, ठीक है, रेस्ट में नजर आएगा। तो जो ट्रॉली वाला ऑब्जर्वर है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, इसलिए सूडो फोर्स लगाएगा, लेकिन इसको रेस्ट में नजर आएगा। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगा, एम जी इधर लग जाएगा और टेंशन इधर लगेगा, और लाल रंग का सूडो फोर्स इस ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट आएगा। ये खुद ए नोट से राइट को जा रहा है, सूडो फोर्स लेफ्ट को लगेगा, तो लाल रंग का सूडो फोर्स देखिए ये आ गया एम ए नोट। अब यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो एम ए नोट को बैलेंस करेगा, वर्टिकल में बैलेंस तो होगा ही होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये आ जाएगा एम ए नोट। देखो यार यहाँ पे इक्वेशन सेम आती है पर कारण अलग अलग है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि टेंशन एम के मास को ए नोट का एक्सीलरेशन दे रहा है, और यहाँ पर कहेंगे टेंशन सूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम मारते हैं रीजन असर्शन के, ध्यान रख लेना। तो ये टी बराबर आ जाएगा एम ए नोट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन, टी बराबर 40 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, चलिए हटाएं। अब देखिए ये जैसे काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जरा देखना। जैसे अगर इसके अंदर हम एक ब्लॉक लटका दें, ठीक है, तो ये वर्टिकल लटकेगा, क्यों, एम जी इधर लग रहा होगा, और अब ये रेस्ट में टेंशन इधर लग रहा होगा। लेकिन जैसे ये ए नोट से दौड़ेगा, खुद बताइए, अब आप बताइए, अगर ए नोट से दौड़ेगा तो देखो ग्राउंड फ्रेम से हम ये कहेंगे कि ये इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहना चाहता है, और ट्रॉली को आपने चला दिया तो ट्रॉली का ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो धागा टिल्ट कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर बैठ के देखिए क्या कहेंगे, जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा, जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा वो कहेगा, इसको देखिए जैसे ही अब ए नोट से दौड़ रहा है तो इसको एक सूडो फोर्स समझ में आएगा इसके ऊपर एम ए नोट, तो ये सूडो फोर्स इसको घसीट लाएगा, और घसीट लाएगा तो बताइए इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जहाँ पर ये रेस्ट में आ जाएगा मान लो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, तो क्या यहाँ से वर्टिकल से एक एंगल बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, इस तरीके से एक एंगल बनाएगा वर्टिकल से। और यही सवाल पूछा है, एक एंगल बनाएगा वर्टिकल से। तो ये पूछा है थीटा बराबर क्या, या थीटा बराबर क्या, थीटा नॉट बराबर क्या, ये एट इक्विलिब्रियम, ऐसा मैंने पूछ लिया है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा वर्क पावर एनर्जी में, अभी हो सकता है हल्का फुल्का कन्फ्यूजन आ जाए, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर ये मोशन में आ जाएगा, भाग जाएगा। यार वो सब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जहाँ पर इसको अगर मैं पकड़ के छोड़ूँ, जो ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर है, ठीक है, वो इसको पकड़ के, ध्यान से सुन लेना, पकड़ के ऐसी कौन सी पोजीशन पर छोड़े कि ये वहीं पे रुका रहे, ये है, तो उसको इस तरह से पकड़ के छोड़ेगा, फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है, फोर्स बैलेंस हो जाए। तो मैंने एक शब्द यूज कर दिया यहाँ पर कि मैं उस केस की बात कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन में, कि ट्रॉली के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर इसको पकड़ के कहाँ छोड़े कि जिससे ये कहीं भी हिले डुले ना, तो मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं है। अब देखिए, अब मैं ट्रॉली के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करूंगा इसको बिना कोई देर किए हुए, तो ये इसको क्या बोलेगा, रेस्ट बोलेगा, ठीक है, रेस्ट बोलेगा। दोनों फ्रेम से कर दें, चलो दोनों से कर देते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं सॉल्व। ये तो क्लियर ही हो गया, क्यों पीछे भागेगा, सूडो फोर्स ले जाएगा। और ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर क्या कहेगा वो भी सुन लो। ग्राउंड वाला इसलिए कहेगा, देखो सुन लो एक बार और एक्सप्लेनेशन दे दूं,
इसमें फालतू में कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए भाई। ये पहले से ट्रॉली रेस्ट में थी तो यहाँ ये बॉल यहाँ लटकी हुई थी, अब आपने इसको दौड़ा दिया तो ये जो पॉइंट है इधर भाग गया ना, जब ये पॉइंट इधर भाग गया और ये यहीं रह गया तो ये पॉइंट ऐसे हो गया, तो धागा कैसा दिखाई देगा, टिल्टेड दिखाई देगा। हाँ, कुछ देर बाद ये फिर इसके साथ भागना शुरू कर देगा। पर शुरुआत में तो इस पर तो टेंशन वर्टिकल लग रहा है, तो इसको तो कोई ले नहीं जा सकता ना आगे की तरफ भाई। जब ये ए नॉट से दौड़ा तो ये पॉइंट इधर आगे बढ़ेगा, जब ये पॉइंट इधर बढ़ेगा तो इस पर टेंशन टिल्ट होना शुरू होगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इस पर राइट में लगना शुरू करेगा, तब ये भागेगा। तो ग्राउंड फ्रेम से हम कहेंगे इनर्शिया की वजह से जो ब्लॉक था वो वहीं रह गया और ट्रॉली का पॉइंट जिस पे धागा जुड़ा था वो आगे बढ़ गया, इसलिए धागा कैसा दिखाई देगा, टिल्टेड दिखाई देगा। और ट्रॉली फ्रेम से क्या कहेंगे, ट्रॉली फ्रेम से जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा होगा वो कहेगा कि मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हूं, इसलिए मैंने एक सूडो फोर्स लगाया है और ये सूडो फोर्स की वजह से धागा टिल्ट किया, सूडो फोर्स की वजह से धागा टिल्ट किया। यार ये क्वेश्चंस रीजन रिसर्चर में धीमे से आते हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वही स्टूडेंट कर पाता है जिसके फंडे क्लियर होते हैं, ध्यान रखना। मैंने पूरी बात बोल दी है, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन रह जाए करे ना तो यार कमेंट कर दिया करो, मैं अगले लेक्चर में उस बात पर बहुत फोकस कर दिया करूंगा। ये मैं ऑफलाइन क्लासेज में भी बच्चों को बोलता हूं हमेशा कि यार कोई भी डाउट रह जाए तो आप धीमे से एक बार बोल दो, अगली क्लास में उस पर 2-3 एग्जाम्पल पाओगे और मैं उस पर और ज़्यादा फोकस कर देता हूं, ठीक है। उसकी चिंता ना किया करें, क्योंकि यार डाउट वही पूछता है जो मेहनत करता है। यार मेहनत करेगा उसी को तो डाउट आएंगे, जो पढ़ ही नहीं रहा उसको काहे के डाउट आने, तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती है, ठीक है। फिर एक बार सुन लीजिए, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, फिर एक बार सुन लीजिए। जैसे ये लटका था यहाँ पर तो पूछा जाता है ये यहाँ लटका हुआ है, तो देखिए ट्रॉली फ्रेम से तो क्लियर है सूडो फोर्स की वजह से ये 10 चल देगा, धागा टेढ़ा पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कहें ग्राउंड फ्रेम से कहेंगे तो ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा, जब ये इधर ए नॉट से भागेगा तो ये पॉइंट इधर भाग जाएगा और ये यहीं रह जाएगा, तो धागा टेढ़ा पड़ जाएगा। जरा सी बात है, ठीक है, जरा सी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए इसको फाइंड आउट कर देते हैं। देखो एम जी इधर लगेगा, रियल फोर्स टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, ग्राउंड फ्रेम से, तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर कहेगा भैया मोशन, ये तो मोशन में है, तो मैं पहले विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही सॉल्व कर देता हूं। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से देखिए क्या होगा, ये बी डी आएगा इसका, ठीक है। ये ए नोट से इधर जाएगा, इसके साथ साथ एम जी लगेगा इस तरीके से नीचे और धागे का टेंशन लगेगा इधर ऐसे। और ध्यान से देखना ये टेंशन जो होगा वर्टिकल से थीटा नॉट के एंगल पर आएगा, तो वर्टिकल से थीटा नॉट। बताइए सूडो फोर्स किधर लगेगा, तुरंत बच्चे कहेंगे सूडो फोर्स सर पीछे लगा दो, फालतू की बात ना करो, सूडो फोर्स कहीं नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है वो एक इनर्शियल फ्रेम है और इनर्शियल फ्रेम से कोई सूडो फोर्स नहीं आता है, ठीक है, पहले ही बता दिया। ग्राउंड फ्रेम से तो ये ए नॉट से चलता हुआ दिखाई देगा आपको। अब देखिए फोर्सेस इस, मैंने पहले ही कहा था हमको किस फोर्स के कंपोनेंट करने होते हैं, तो मैंने आपको समझाया था हमको सारे फोर्सेस या तो चाहिए होते हैं एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में या चाहिए होते हैं एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर। तो अब देखिए एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल में तो mg के कंपोनेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है। टेंशन के कंपोनेंट करना मजबूरी है क्योंकि ये ना तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में या ना उसके परपेंडिकुलर है। पर अगर इसके मैं कंपोनेंट कर दूंगा, जैसे ये कंपोनेंट आ जाएगा कितना, टी साइन थीटा नॉट, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में आ गया। ये कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा नॉट, ये एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर आ गया, तो काम बन गया। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होंगे तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा टी कॉस थीटा नॉट इक्वल टू एम जी। हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेट कराएगा ये फोर्स, तो लिखना चाहूँगा टी साइन थीटा नॉट इक्वल टू एम ए नॉट। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो बहुत बढ़िया आंसर आता है, कॉट थीटा नॉट इक्वल टू जी अपॉन ए नॉट, या फिर यहाँ से आ जाता है टेन थीटा नॉट इक्वल टू ए नॉट बाई जी आ जाता है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब देखिए सूडो फोर्स से कितना आसान होगा देखना, हालांकि कोई कठिन नहीं है, अभी तो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे ही चलती रहेगी फिजिक्स भैया, एकदम आसान है, कोई कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम से खुद सॉल्व करके देखो जरा, एलिवेटर फ्रेम से। अब देखो ट्रॉली फ्रेम से जरा सॉल्व करते हैं, ट्रॉली फ्रेम से।
तो देखो विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ट्रॉली फ्रेम से, तो मुझे तो यार तभी मजा आता है, मैं ट्रॉली के अंदर ट्रॉली बना लेता हूँ, मुझे अच्छा तभी लगता है। आप भी ये कर लेना, थोड़ा सा फीलिंग बढ़ जाएगी। देखो ट्रॉली बना लो और सूडो फोर्स लगाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमें पता है ये धागा ऐसे हो जाएगा, ये थीटा नॉट। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये रेस्ट में बोलेगा इसको, तो एम जी तो रियल फोर्स ऐसे लगेगा, धागे का टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सूडो फोर्स लाल रंग का देखो ऐसे लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये दोनों प्राइमरी फोर्स है, एम जी और एम ए नॉट सूडो फोर्स, ये टेंशन को बैलेंस करेंगे, देखो इस तरह से, इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा एफ नेट। तो ये भी सब फंडे अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, ये सब फंडे आपको बताता हूँ। ये सब फंडे आपको बताता हूँ, देखिए। अब देखिए इसको हम कई तरीके से सॉल्व करवाते हैं बच्चों से। सबसे पहला तरीका तो वही कर देते हैं कि टेंशन के कंपोनेंट कर दो। देखो कैसे, ये थीटा नॉट तो ये भी थीटा नॉट आएगा, ये थीटा नॉट तो ये भी थीटा नॉट आएगा। तो पहले तो आप ऐसे लिख देते हैं, देखो जो भी पॉसिबिलिटी है सब बता दे रहा हूँ। तो देखो वर्टिकल में आप लिख देंगे टी कॉस थीटा नॉट इक्वल टू एम जी, और हॉरिजॉन्टल में क्यों, अब इसको तो क्या ही दिखाई देगा, ये रेस्ट दिखाई देगा, तो फोर्स बैलेंस होंगे। और एम ए नॉट को टी साइन थीटा बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा नॉट इक्वल टू एम ए नॉट। और जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से सीधे सीधे कॉट थीटा नॉट इक्वल टू जी अपॉन ए नॉट आ जाता है। और फिर इसको इन्वर्स ले लोगे, इसका मतलब उल्टा कर दोगे तो कॉट थीटा नॉट इक्वल टू ए नॉट बाई जी आ जाता है। सॉरी गलत, टेन थीटा नॉट, टेन थीटा नॉट इक्वल टू ए नॉट बाई जी आ जाता है। दूसरा मैं जो बच्चों को समझाता हूँ, आप यहीं पे देख लो इसको। देखिए ये जो टेन थीटा नॉट है ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बॉन्ड बेस। तो ये कंपोनेंट क्या है, सूडो फोर्स, ये कंपोनेंट क्या है, एम जी। तो आप सीधे लगा दो, आप इसमें ये लगा दो डायरेक्ट, टेन थीटा नॉट बराबर टेन थीटा नॉट। ये हमेशा इक्विलिब्रियम में लगाई जा सकती है कंडीशन। तो ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस। तो ये कितना है बताइए, एम ए नॉट अपॉन एम जी। तो डायरेक्ट आ जाता है, ये भी जरा सीख लो, ए नॉट बाई जी। फिर इसमें टेंशन पूछा जाता है। तो देखो टेंशन निकालने का एक तरीका तो ये है, ये क्लियर है, इसको हटा दो। चलिए देखो टेंशन निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको स्क्वायर करके जोड़ दो। स्क्वायर करके जोड़ोगे तो टी स्क्वायर बराबर आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा 1। और ये आ जाएगा इधर एम का स्क्वायर और जी का स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर, और टेंशन आ जाता है एम अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर, ये डायरेक्ट आ जाता है। दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो जो एफ रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सूडो फोर्स और ग्रेविटी का रिजल्टेंट होगा। तो बताइए एफ जो नेट आएगा, ये जो फोर्स है, यही फोर्स तो टेंशन को बैलेंस करेगा। तो बताइए एफ नेट जो हो जाएगा वो टेंशन को बैलेंस करेगा, या टी बराबर आएगा एफ नेट, और एफ नेट बराबर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा, और वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा सीधे सीधे एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए नॉट का स्क्वायर। यार जो बातें बता रहे हैं प्लीज़ फोकस कर लो, ये सब बातें बच्चों को कठिन लगती हैं, आप आराम से कर लीजिए, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ट्रॉली वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ध्यान रखना, ट्रॉली के अंदर बैठकर सॉल्व करो, सूडो फोर्स का रोल आ जाता है, इससे चीज़ें आपकी बहुत ही सरल हो जाती है 100%। पॉज करके उतार लीजिए। पॉज करके उतार लीजिए। हटाएं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रॉली वाला, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ट्रॉली को अभी बार इधर दौड़ा दूंगा मैं। देखिए ये है मान लो 10 kg का, ठीक, और ये इधर ए नॉट से चलने लगा अचानक से। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखा नहीं रहा पहले से, मैं बोल रहा हूँ जो है बात यही बोल रहा हूँ। अब पहले से किस में था, ये रेस्ट में था, पहले से किस में था, रेस्ट में था, ठीक है। तो ऐसे आएगा, तो बताइए क्या लगेगा, ये 10 g नीचे लगेगा और टेंशन लग जाएगा ऊपर, और इक्वेशन आ जाएगी सीधे सीधे टी बराबर
10, जी बराबर 100 न्यूटन। ठीक है, अब मान लो ये लेफ्ट को मूव करने लगे एक्सीलरेशन के साथ, तो देख लीजिए आराम से, फिर से वही वाली बात आ जाती है। वैसे तो अगर ये अचानक से ए नॉट से दौड़ेगी ट्रॉली तो ये एकदम से भागेगा और ये ऑसिलेशन से शुरू कर देगा, पर मुझको इसको पकड़ के ऐसी जगह पे छोड़ना है जहां पर ये रेस्ट में बना रहे, वही एंगल पूछा है अभी मुझसे। तो ए नॉट बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, वही एंगल पूछा है मुझसे, ध्यान रखना। तो वो एंगल यहाँ से कुछ इस तरह से वर्टिकल में आएगा, ये एंगल। ठीक है, ध्यान देख लो। फिर मैं बता देता हूँ, अगर ट्रॉली अचानक से ए नॉट से दौड़ेगी तो ये ऑसिलेशन से स्टार्ट कर देगा, लेकिन हमें क्या करना है, उन ऑसिलेशंस के बीच में ऐसी जगह पे इसको रोकना है जहां पर इस पर फोर्सेज क्या रहे, बैलेंस रहे, या जहां पर छोड़ने पर ये हिले डुले ना। आराम से सुन लीजिए, वहां पर छोड़ने पर ये हिले डुले ना, ऐसी जगह हमको रोकना है इसको। ठीक है, तो ये थीटा नॉट ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बार में फाइंड आउट करेंगे, फाइंड थीटा नॉट। तो अब मैं ग्राउंड फ्रेम से नहीं करने जा रहा हूँ, सीधे सीधे ट्रॉली फ्रेम से करूँगा। बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, ट्रॉली फ्रेम से ही करूँगा। ठीक है, तो देखो यहीं कर दें इसको, चलो यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रॉली फ्रेम से करते हैं। तो फाइंड थीटा नॉट और टेंशन दोनों फाइंड आउट करने हैं। फाइंड थीटा नॉट एंड टेंशन, कौन सी पोजीशन पर, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यही पूछेगा लॉज ऑफ मोशन में। बाद बाकी जो बातें पूछी जाएंगी वो वर्क पावर एनर्जी में पूछी जाएंगी, वहाँ फिर से फंडा बताऊंगा इसका। तो देखिए मैं थोड़ी ट्रॉली बड़ी बना रहा हूँ जानबूझ के, जिससे चीज़ों को विजुलाइज करना आसान हो। और धागे को यहाँ लगा लिया, ये देखिए, ये देखिए, ये ए नॉट से इधर दौड़ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। अब ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देखिए, ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, इसको रेस्ट बोलेगा। क्या क्या फोर्स लगेंगे, देखो थीटा नॉट, टेंशन ऐसे आ जाएगा टी, एम जी ऐसे लगेगा, टेंशन टी लग गया। और देखिए अब ये ऑब्जर्वर ए नॉट से इधर दौड़ रहा है, तो सूडो फोर्स इधर लगाएगा, लाल रंग का सूडो फोर्स इधर। तो देखो उसी बेसिक तरीके से कर देते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये ऐसे आ जाएगा, एफ नेट। ठीक है, कंपोनेंट भी ना करो। अब देखो ये थीटा नॉट वाली बात देखो, ये थीटा नॉट तो ये भी थीटा नॉट। ठीक है, यही सब सॉल्व कर दूँ इसको। देखो एक लाइन में आएगा, जो शिकार हैं बहुत ही प्रीशियस है, और यार जो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेहतरीन होगी उसको मैं और ज़्यादा रगड़ता हूँ, ऐसा मैं ऑफलाइन में भी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा नॉट को निकालने का तरीका, यार जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उनको तो 2 बार सॉल्व कर लो ना। तो मैंने करा तो दिया 2 बार। तो टेन थीटा नॉट क्या आएगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या आएगा, सूडो फोर्स कितना बताइए, एम ए नॉट अपॉन एम जी। इससे जाएगा ए नॉट कितना था 5, जी कितना 10, बराबर आ गया 1/2। ठीक, फिर आपको ये टेंशन फाइंड आउट करना है। तो जो टेंशन होगा वो यार एफ नेट को बैलेंस करेगा, तो ये आ जाएगा एफ नेट इधर। तो टेंशन बराबर एफ नॉट आएगा, देखिए क्या वो आएगा, एम ए नॉट और एम जी का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो ये आ जाएगा एम ए नॉट का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो ये जो टेंशन आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, और ए नॉट का स्क्वायर बोले तो 25 और जी का बोले तो 100, 125 आ गया। मास कितना था बताइए, मास कितना लिया था, शायद हमने 10 kg लिया था, तो इसको आप 10 लिख देंगे और ये आएगा 125, 125 होता है 5√5, तो ये आ जाएगा 50√5 न्यूटन, 50√5 न्यूटन। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। उतारिए पॉज करके। ट्रॉली वाले जितने क्वेश्चंस हैं, एकदम मेरा आदेश है उनको आप ट्रॉली के अंदर बैठ के करो, बहुत आसान लगते हैं। हटाएं, चलिए आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास के लिए आखिरी क्वेश्चन, ट्रॉली वाला ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, मान लो इसको इधर कितने से दौड़ा दें बताओ, चलो 5 से दौड़ा, 6 से दौड़ा दें, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
10 kg का ब्लॉक, एंगल मान लो ये दिया है 37, ये दिया है 53 डिग्री, या इसको एक कम करो, दोनों को बराबर ले लें। चलो 37 ले लिया, चलो अलग ले दें, 53 ले दिया, चलो ठीक है। 10 kg इसका मास है। आपको दोनों धागों में टेंशन फाइंड आउट करना है, दोनों धागों में टेंशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए मैं निकाल देता हूँ। इसमें मान लो टेंशन T1 आया, इसमें टेंशन T2 आया, ठीक है। अब देखो ट्रॉली फ्रेम से ही कर दें, डायरेक्ट कर दें, इधर डायग्राम बनाए, दूसरा नहीं बनाए, चलो बना देते हैं भैया, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। देखो ग्राउंड फ्रेम से नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ट्रॉली फ्रेम से ही कर दे रहा हूँ। ठीक, ये टेंशन T1 ट्रॉली फ्रेम से कर देना डायरेक्ट, ट्रॉली फ्रेम से रेस्ट में दिखाई देगा। फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल, क्योंकि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट को जा रहा है, ठीक। इसमें टेंशन T1 मान लिया, इसमें टेंशन T2 मान लिया, इसमें नीचे की तरफ जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आएगा, 10G नीचे आएगा, और सूडो फोर्स आएगा इधर, लाल रंग का सूडो फोर्स इधर आएगा, कितना बताइए, 6 इंटू मास कितना 10 बराबर कितना 60। बस हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करा दो। इसको हटा दूँ अब यहाँ से, सॉल्व कर देता, बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा। ट्रॉली वाले क्वेश्चन ट्रॉली फ्रेम से ही करो, बहुत आसान लगते हैं, ठीक है। बस सूडो फोर्स का रोल आ जाता है, वो भी तब जब ट्रॉली, ध्यान रखना, एक्सीलरेशन के साथ दौड़ रही होगी, ट्रॉली एक्सीलरेशन के साथ दौड़ रही होगी, ध्यान रखना, ट्रॉली एक्सीलरेशन के साथ दौड़ रही होगी। तो देखिए FBD बना दीजिए सेंटर ऑफ मास वाला। ये एंगल कितना था 37, ये कितना था 53। तो देखिए सेंटर ऑफ मास वाला FBD, इधर तो लग गया 100 न्यूटन, इधर लग गया 60 न्यूटन, इधर लग गया T1 कितना 37, इधर T2 लग गया कितना 53। पहली इक्वेशन, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस, तो वर्टिकल में क्या आएगा बताइए, T1 साइन 37 प्लस T2 साइन 53 बराबर आ जाएगा कितना 100। सेकेंड इक्वेशन, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस हो गई, हॉरिजॉन्टल में बैलेंस, तो देखिए क्या होगा, T2 cos 53 बराबर, ये बैलेंस करेगा T1 cos 37 प्लस 100। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप, हम ही कर देते हैं सॉल्व, चलिए हम ही कर देते हैं सॉल्व, इसको हटा दें यहाँ से, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो ये साइन 37 होता है 3/5, तो आ जाएगा 3T1/5 प्लस साइन 53 होता है 4/5, तो 4T2/5 इज इक्वल टू 100। 5 इधर जाएगा तो आ जाएगा 3T1 प्लस 4T2 बराबर 500। यहाँ से देखिए क्या आएगा, cos 53 होता है 3/5, तो 3T2/5 बराबर, ये cos 37 होता है 4/5, तो 4T1/5 प्लस 100। इसके एलसीएम ले होगे तो ये आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, ये आएगा, देखिए पहले ही बता दूं कितना आएगा, ये आएगा 3T2 प्लस बराबर ये आएगा 4T1 प्लस 500। अब एक काम करो, 4T1 को इधर ले लो, तो ये आ जाएगा इधर -4T1 प्लस 3T2 बराबर 500। अब T1 कैंसिल, जो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को जोड़ दो, तो देखो ये 12 आएगा, ये 12 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 16T2 प्लस 9T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 2000 प्लस 1500। ठीक, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25T2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2000 और 1500 आ जाएगा 3500। ठीक,
तो यहाँ से जो T2 बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 25। ठीक, ये आ जाएगा। ऐसे ही आप T1 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा तो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जगह पर रोक दिया है। इतने कॉन्सेप्ट से आपके सूडो फोर्स के काफ़ी फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस ही लूँगा सूडो फोर्स के, और एक काफ़ी डेप्थ में आपका फंडा चला जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा लॉज ऑफ मोशन बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो फिर आप।